तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और फिर से ये हमारे एफआरबी सीरीज का जो लेक्चर आपने देखा होगा ना, तो मैंने बताया कि अब से हम जो भी है एफआरबी सीरीज तो परमार सर करा ही रहे हैं, हम लोग पीवाईक्यू के माध्यम से पूरा चैप्टर को रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। तो आज हमारा जियोग्राफी का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम अक्षांश, देशांतर, घूर्णन और परिक्रमण से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं लेवल 1 को पहले उसको करेंगे, देन लेवल 2 को। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है ना, तो अंत तक बने रहिएगा। पूरी डिटेल से अच्छे तरीके से हम इस वीडियो को समझेंगे। अगर किसी तरह का क्वेरी हो और इस पीडीएफ अगर इसका चाहिए तो हमारे प्राइवेट टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो चलिए, आज का ये पहला और फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये क्वेश्चन नंबर पहला 1, ये क्या है कि भू आकृति यानी कि पृथ्वी का है। भू आकृति इसको इंग्लिश में जनरली जियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोइड। तो ये जो जियोइड है ये क्या है? ये पृथ्वी का आकार है। अच्छा, पृथ्वी से रिलेटेड जितने भी तरह के फैक्ट हैं सबसे पहले हम उनको कवर करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जियोग्राफी में आपने देखा होगा, है ना, देखे होंगे इस तरीके का शेप देखते हैं पृथ्वी का, है ना। तो ये शेप पृथ्वी का वास्तविक नहीं है, बल्कि पृथ्वी का शेप कुछ इस तरीके से है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस शेप को, ये जो शेप है इसी शेप को हम लोग जियोइड कहते हैं। जियोइड का मतलब क्या है कि ये जो भूमध्य, ये जो बीच वाला भाग है, ये उभरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, और ऊपर जो ध्रुवों में ये हल्की चपटी होती है, यानी कि एक अंडे का शेप आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके के शेप को हम क्या कहते हैं? जियोइड शेप कहते हैं। अगर हम जियोइड शेप के बारे में समझ चुके हैं तो ये जियोइड शेप बनता क्यों है भाई? तो जियोइड अगर हम बात करें तो अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय, अब देखिए जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो घूर्णन करेगी तो उस समय ये बाहर की ओर एक फोर्स लगाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। बाहर की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। और अंदर की ओर लगेगा उसको क्या कहेंगे? अंतर केंद्रीय बल, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना। तो ये जो बाहर की ओर लगने वाला बल जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्या होता है? अंदर की ओर लगने वाला बल, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इसीलिए जो भूमध्य रेखा पर ये थोड़े उभरे हुए नजर आते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें पोल पे यानी कि ध्रुवों पे ये हल्की चपटी होती है, तो ये चपटी क्यों होती है? तो चपटी होने का कारण है ध्रुवों पर कि ये केंद्र की ओर, नीचे की ओर क्या होता है? इसको ग्रेविटेशन के कारण नीचे धकेलती है। ठीक है, अगर इसी से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें पृथ्वी से रिलेटेड, तो पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, और इसका अगर हम एज कैसे पता लगाए हैं तो यह है रेडियोधर्मी डेटिंग प्रोसेस 1905, जिसकी खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। अच्छा, डेटिंग प्रोसेस बहुत सारा है, यानी कि पुराने चट्टानों को अगर एज जानना है तो आप यूरेनियम लेड डेटिंग मेथड यूज करेंगे। नवीनतम अगर आपको किसी तरह का पत्थरों का एज जानना है तो उसके लिए हम C14, है ना, जो कार्बन का प्ररूप है उसका प्रयोग करेंगे, है ना। एलोट्रोप्स जिसको कहते हैं, एलोट्रोप्स नहीं, कार्बन आइसोटोप का। ठीक है, तो ये बहुत सारे मेथड है जिसके जरिए एज का पता लगाया जाता है। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या ये जो होती है, शेप तो इसका एक जैसा नहीं है, तो ये शेप कैसा है? यहाँ पे देखिए ये हल्का चपटा और इधर पे थोड़ा सा लंबा। तो जब लंबा है तो यहाँ पे क्या होगी? त्रिज्या बड़ी होगी, यानी कि 6378। तो यहाँ पे जो है इसकी त्रिज्या 6378, इस त्रिज्या क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय त्रिज्या कहते हैं। और वही ये है आपका कौन सा? ये है आपका पोल, यानी कि ध्रुवीय त्रिज्या होती है 6357। ठीक है, 6357। ठीक है, और इन दोनों का अगर हम एवरेज निकाले तो ये निकल के आता है 6371। तो क्वेश्चन में यही पूछता है कि जो औसत त्रिज्या जो होता है वो पृथ्वी की कितनी है? तो है 6371 किलोमीटर। तो इससे पता चला कि जो भूमध्य रेखा पे त्रिज्या ज़्यादा होती है और ध्रुवों पे त्रिज्या कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कोरियोलिस फोर्स, तो कोरियोलिस फोर्स के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कोरियोलिस फोर्स के रिलेटेड कौन सा कथन गलत है पढ़ते हैं पहले कोरियोलिस फोर्स है क्या? तो कोरियोलिस फोर्स पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये क्या होता है? जब ये घूमती है तो ये नॉर्थ है, यानी कि उत्तर
उत्तर में जो होता है ये किधर दाईं ओर हवाएं डिफ्लेक्ट हो जाती है, और साउथ में किधर पश्चिम की ओर, है ना, बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट की ओर ये डिफ्लेक्ट हो जाती है साउथ में। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स के कारण भूमध्य रेखा पर जो होती है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा पे ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो कोरियोलिस फोर्स जो होता है मैक्सिमम होते जाता है, यानी कि कोरियोलिस फोर्स जो होता है भूमध्य रेखा पे 0 होगी, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो कोरियोलिस फोर्स क्या होते जाएगा, आपका बढ़ते लगेगा, है ना। तो भूमध्य रेखा पे सबसे कम होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है, ये सही है, ये भी सही है। हवाएं अधिक होने पर विक्षोभन कम होगी, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस जब हवाएं तेज चलेगी तो डिस्टरबेंस ज़्यादा होगी, कम नहीं, है ना। तो ये आपका गलत है। आपका क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा कथन गलत है, ये कथन गलत है। ये ऊंचाई के कोण के सीधा अनुपाती होता है, यानी कि ये जो होता है जैसे जैसे ऊपर 90 डिग्री, है ना, एंगल की ओर ऊपर की ओर बढ़ेंगे, इसका जो है कोरियोलिस फोर्स जो होता है ऊपर की ओर ध्रुवों की ओर बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की मानक मध्यम रेखा क्या है। तो सबसे पहले ये मध्यम रेखा को जानने से पहले हम जानने की कोशिश करते हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को। तो सबसे पहले 82.5, इसमें मानक समय रेखा को डायरेक्ट टिक कर लीजिए। 82.5 डिग्री जो होता है ये पूर्व की ओर, ये हमारा मानक समय रेखा होता है ना, जो भारत में कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन अगर हम इस तरीके के रेखाओं की बात करें तो ये रेखा पृथ्वी में तो नजर आती नहीं है, तो इसको हम कैसे बोल दिए। तो इनको समझने के लिए हमें समझना होगा अक्षांश और देशांतर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या, गोलार्ध के बारे में, यानी कि हेमिस्फेयर। ठीक है, तो पृथ्वी दो भागों में समान विभाजित होती है, किसके माध्यम से, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि पृथ्वी में जो बीच का जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और प्रधान, माध्यान्ह और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्लोब को लंबवत रूप से विभाजित करती है। तो प्रधान माध्यान्ह रेखा क्या होती है, तो जैसे ये पृथ्वी है तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, है ना, जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या होती है, जो 0 डिग्री होती है, इसे हम कहते हैं प्रधान माध्यान्ह रेखा, जिसके माध्यम से हम समय को कैलकुलेट करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि जो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री जो होता है ना, कौन सा, ये देशांतर रेखा, जो देशांतर रेखा इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे एक एक करके हम समझते हैं अक्षांश होता क्या है। अक्षांश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए काल्पनिक वृत्त बने हुए हैं, है ना, पृथ्वी में इस तरीके से क्षैतिज काल्पनिक वृत्त बने हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। तो ये काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं होती है, और भूमध्य रेखा किसी स्थान पर कोणीय दूरी को दिखाता है, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी, है ना, हमेशा कितनी होती है, 2 अक्षांश, यानी कि ये 0 डिग्री हुआ, तकरा अगला अक्षांश रेखा क्या होगा, ये होगा आपका 1 डिग्री। तो 0 से 1 के बीच या 1 से 2 के बीच जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 111 किलोमीटर। तो ऐसे ऐसे टोटल कितने वृत्त पृथ्वी पे हैं, तो ये टोटल 169 है, और 181 कुल अक्षांश है। अब जो केंद्र पे बन जाएंगे दोनों तरफ, है ना, पोल पे, तो ये तो वृत्त नहीं बनेंगे, ये क्या बनेंगे, ये आपके डॉट बन जाएंगे, बिंदु बन जाएंगे, है ना। तो ये अक्षांश से वृत्तों की संख्या टोटल 179 होती है, और कुल अक्षांश की अगर हम बात करें तो टोटल कुल अक्षांश 181 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर ही जो अक्षांश हैं इनके कुछ पार्टिकुलर नाम हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा कहते हैं, वही आपका 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, और जस्ट ऊपर 66.5 डिग्री को आप आर्कटिक, है ना, आर्कटिक सर्कल कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। वही 23.5 डिग्री अगर हम नीचे साउथ में चले जाते हैं तो इसको हम मकर रेखा कहते हैं, और वही 66.5 डिग्री अगर साउथ में चले जाएं तो इसको हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल, यही चीज़ आपको लिखा हुआ है, 66.5 डिग्री साउथ, है ना, 66.5 डिग्री नॉर्थ, यही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, तो है भूमध्य रेखा, और सबसे छोटा अक्षांश कौन सा है, ध्रुव, यानी कि नॉर्थ और साउथ। अब इसके रिलेटेड हम और भी कुछ चीज़ें जानेंगे, जैसे ये जो है देशांतर रेखाएं क्या है। तो यहाँ पे देखिए देशांतर रेखाएं क्या है,
नॉर्थ पोल से साउथ पोल जोड़ने वाली काल्पनिक, है ना, रेखाओं को क्या कहते हैं? इन्हें हम देशांतर कहते हैं। देशांतर की मदद से हम क्या करते हैं? समय का कैलकुलेशन करते हैं और तिथि का कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने बताया था, है ना, कि जो 0 डिग्री होता है, जो कहाँ से? लंदन से गुजरता है, ठीक है, लंदन से गुजरता है, ठीक है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे देशांतर की बात करें तो ये देशांतर जो होता है लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, और टोटल 8 देश हैं, है ना, जिससे ये लाइन गुजरती है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, याद रखना है। अब इसको याद रखने का ट्रिक है बीएसएफ गेम इन टोंगो किंगडम, है ना, बीएसएफ गेम इन कोंगो किंगडम से याद रखेंगे तो यहाँ देखिए यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जेरिया, माली, है ना, बर्किलिना फासो, टोंगो, और ये है घाना, ठीक है। देशांतर का समय में प्रयोग, यानी कि हम देशांतर का यूज कहाँ करते हैं? समय कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे पृथ्वी जो है एक चक्कर घूमती है कितने घंटे में? 24 घंटे में, है ना। और हम सभी जानते हैं कि 24 आवर में जब कोई सर्कल एक चक्कर घूमता है तो 360 डिग्री घूमता है, यानी कि 24 घंटे में 360, यानी कि एक घंटे में वो कितना घूम जाएगा? 360/24। तो 12 से काटेंगे, 12×3 = 36 और 12×2 = 24, यानी कि 15 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी के लिए हम यही याद रखेंगे। आपको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है वो 180 डिग्री होती है, याद रखना है, और 0 डिग्री जो होता है ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा होती है, जो ग्रीनविच, है ना, लंदन से गुजरती है। नेक्स्ट है, तो ये समझ गए। तो जो अगर हम वही बीच का जो है ना, ये ग्रीनविच मीन टाइम है, इससे अगर आप पूर्व की ओर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे समय क्या होगा? आपका समय बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ता है। और वही अगर हम पीछे की ओर, पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय क्या होगा? ये घटेगा, ठीक है, घटेगा, याद रहेगा। प्रकाश वर्ष से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, बिल्कुल सही। प्रकाश वर्ष क्या है? तो एक वर्ष में, एक साल में, पृथ्वी में एक साल कितना होता है? 365 दिन। तो सन का लाइट जो है सन से निकला, और निकला कितना दिन? 365 दिन जो है वो ट्रेवल करेगा, और जितना दूर जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? 1 लाइट ईयर कहेंगे। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और एक चीज़ है, 1 पार्सेक इज इक्वल टू, आपको याद रखना है, वो होता है 3.24 लाइट ईयर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा कथन सत्य पूछा है? प्रकाश दूरी के मात्रक है, बिल्कुल सही। समय की एक इकाई है, जी नहीं, समय मापने का थोड़ा नहीं इकाई है लाइट ईयर। अब यहाँ देखिए एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक पृथ्वी वर्ष में तय करती है, तो बिल्कुल सही, 365 दिन में तय करती है। तो पहला और तीसरा आपका सही है, तो ये ऑप्शन नंबर ए। 5th नंबर क्वेश्चन है, उपसौर होता है जब पृथ्वी होती है। तो उपसौर और अपसौर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको याद रखते हैं। तो उपसौर क्या होता है? तो इसको भी पिक्टोरियल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि ये उपसौर है क्या, ठीक है। उपसौर और अपसौर को समझते हैं। उपसौर को, है ना, उपसौर को हम कहते हैं एपीहिलियन। सौर मतलब सूर्य, ठीक है, और अप मतलब होता है दूर। तो जब सूर्य, है ना, सूर्य से मैक्सिमम दूरी पे पृथ्वी रहता है, वो दूरी कितनी है? 152 मिलियन किलोमीटर, तब इसको क्या कहते हैं? एपीहिलियन कहते हैं। और ये कब होता है आपका? ये होता है 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को सन से, अच्छा ये नहीं, 4 जुलाई को, 4 जुलाई को जो होता है सन से मैक्सिमम दूरी पे पृथ्वी रहती है। वही आपका यहाँ पे 3 जनवरी जो होता है, 3 जनवरी, है ना, 3 जैन को क्या होता है? ये सबसे निकट होता है, पृथ्वी सन के निकट होता है। ये दूरी होती है 147 मिलियन किलोमीटर। तो जब करीब होगा, ठीक है, तब इसको क्या कहेंगे? पेरीहिलियन, यानी कि पास में, जिसे उप मतलब नजदीक और सौर मतलब सूर्य। जब सूर्य के एकदम नजदीक होगा, कितना? 147 मिलियन किलोमीटर, तब इसको कहेंगे उपसौर, यानी कि पेरिजी, और दूर रहेगा तो अपसौर, ठीक है। डेट याद रखना है, 3 जनवरी, और ये होता है 4 जुलाई, ठीक है, ये 2 डेट याद रखना है। तो इसी तरीके से सेम टू सेम हम लोग का अर्थ है, अर्थ के चारों ओर चंद्रमा घूमते हैं। तो जब चंद्रमा घूमता है तो ये क्या करता है? जब नजदीक आ जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? उपभू कहेंगे, उपभू, यानी कि पेरिजी। और जब दूर रहेगा, उप मतलब नजदीक, और अप भू,
अपभू यानी कि एपोजी, एपो मतलब दूर, ठीक है। तो जब चंद्रमा जो होता है पृथ्वी से एकदम दूर चला जाएगा, ठीक है। और इस समय सूर्य ग्रहण जब पेरिजी पे रहता है और इस समय अगर सन सन सूर्य ग्रहण हो जाता है तो इसको हम सुपर मून कहते हैं, सुपर मून कहते हैं, है ना। चंद्र ग्रहण जब लगता है किस समय, जब वो पेरिजी पे होता है तो सुपर मून कहते हैं, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा इस समय, क्योंकि नज़दीक है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस याद रखना है, डेट याद रखना है, यहाँ से सारे के सारे फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अपसौर उपसौर का मतलब क्या है, सूर्य से सबसे नज़दीक कौन होगा, पृथ्वी। भूमध्य रेखा के पास के देशों को भूमध्य रेखा से दूर के देशों की तुलना में अधिक गर्म बनाता है। तो भूमध्य रेखा, अब यहाँ पे देखिए भूमध्य रेखा क्या है बताए थे, जो 0 डिग्री बीच का जो अक्षांश है इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाते हैं तो इसे हम कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ में जाते हैं तो इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ भूमध्य रेखा केंद्र के पास है तो इससे क्या होगा, भूमध्य रेखा में गर्मी आएगी, जी नहीं, है ना, केंद्र के पास होने से नहीं होगा। भूमध्य रेखा एक गर्म रेखा है, बिल्कुल ये तो नहीं है कोई स्पष्ट जवाब। भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में अधिक ज्वालामुखी है, ये भी नहीं कह सकते, है ना। भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में सीधी और अधिक सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो ये सही है आपका, है ना। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी पे जो सूर्य का प्रकाश है वो डायरेक्ट सनलाइट जो होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच पड़ता है, ये 23.5 डिग्री जो होता है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ में ही ये हमेशा सनलाइट जो होता है यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। सूर्य की सीधे किरणें बिल्कुल यहीं पे पड़ती है, इसी को हम क्या कहते हैं, टोरॉइड जोन कहते हैं। तो इन जोन के बारे में भी एक एक करके जान लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। चलिए इसी से समझते हैं ना। तो बीच में ये आपका क्या है, आपका भूमध्य रेखा है, आपका 23.5 डिग्री ऊपर में, है ना, 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ में, और ये 23.5 डिग्री आपका साउथ में, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश हमेशा कहाँ पड़ता है, बीच वाले एरिया में, ठीक है। तो इस बीच वाले एरिया को क्या कहा जाता है, इसे हम टोरॉइड जोन कहते हैं, यानी कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे सूर्य की किरणें क्या पड़ेगी, डायरेक्ट सीधे पड़ेगी। तो इसको हम माइंड मैप की मदद से भी देख सकते हैं, देख रहे हैं। तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है ना, इसे हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये और ये शीतोष्ण क्षेत्र होता है, और ये जो होता है आपका फ्रिजिड जोन यानी कि ठंडा क्षेत्र होता है, ठीक है। तो समशीतोष्ण हो गया, ये समशीतोष्ण, ठीक है। और ये क्या होता है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना, बीच वाला हो गया। यहाँ पे तो एरिया पूछता है सर्कल किस सर्कल के बीच में, तो किस किस सर्कल के बीच में ये होता है ना। तो ये जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक को आर्कटिक ही बोलते हैं, और ये कर्क रेखा, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को टेम्परेट जोन कहते हैं, या तो टेम्परेट जोन, ये दोनों, है ना। ये जो है मकर रेखा, और आपका क्या है अंटार्कटिक सर्कल, यानी कि आपका अंटार्कटिक सर्कल, कर्क मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल के बीच को क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। तो ये कुछ जोन है, याद रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो अभी देखे थे 6371 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का प्रकार नहीं है, तो सूर्य ग्रहण के अलग अलग प्रकार हैं। तो सूर्य ग्रहण जब लगता है तो इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण, ठीक है, सूर्य ग्रहण 3 टाइप का होता है। पहला है एनुलर सूर्य ग्रहण, ये जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक होता है वलयाकार यानी कि रिंग टाइप का, है ना, वलय सूर्य ग्रहण, और एक होता है आंशिक यानी कि आधा सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण क्यों होता है, तो सूर्य ग्रहण ये जब सूर्य और पृथ्वी, है ना, के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तो चंद्रमा की जो छाया है यहाँ पड़ेगी, जिससे सनलाइट, है ना, पृथ्वी पे सनलाइट नहीं पहुंचेगी एक पार्टिकुलर एरिया में, तो इस जगह पे क्या होगा, आपका सूर्य ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन वही चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को ढक देता है, जिससे चंद्रमा चमकना बंद हो जाता है ना। और ये कब होता है, आपका चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन में,
ठीक है। और सूर्य ग्रहण आपका लगता है अमावस्या के दिन में, अमावस्या के दिन में, ठीक है, ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए किस तरह का आपका सूर्य ग्रहण नहीं होता है, तो ये उपछाया प्रकार जो नहीं होता है। चंद्रमा के संबंध में कौन सा कथन सही है? पृथ्वी से दिखाई देने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार अमावस्या के पार पड़ता है। तो अमावस्या में क्या होता है, पूरा काला होता है, फिर अमावस्या के बाद अगला दिन देखिएगा तो हल्का दिखेगा चंद्रमा, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो ये सही है। पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे, पूर्णिमा के बाद अमावस्या आता है ना, तो पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे कम होगा, तो प्रकाशित भाग धीरे धीरे हर दिन कम होता है, तो दोनों के दोनों क्या है, सही है, ठीक है। अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी, अपसौर मतलब ये होता है पृथ्वी से, है ना, पृथ्वी जब सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे रहता है, तब इसे अपसौर कहते हैं। और जब नजदीक रहता है 147 मिलियन किलोमीटर, तब इसको क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर, है ना, तो ये आपका ये जवाब हो गया। पृथ्वी 1 घंटे में अपनी धुरी पे कितना अंश घूमती है, तभी देखे थे 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री बताए थे। कैसे कि 24 घंटे में ये 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी, डिवाइड कर दीजिए 360/24, तो आपको कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के बारे में सही है? तो ITCZ भूमध्य अक्षांशों में कम दबाव का एक विस्तृत गर्त होता है ना, ये तो सही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है ना, ये 4 हो गया 1 और ये 2 और ये होता है आपका 4, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 इसमें भी रहेगा, तो दोनों सही कहाँ से होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, वह जगह जहाँ उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें मिलते हैं। तो ITCZ होता क्या है, तो पृथ्वी पे, है ना, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 10 डिग्री, है ना, साउथ के बीच का जो एरिया होता है, इसे हम ITCZ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये 5 डिग्री दिया है, तो ये गलत हो गया आपका, 3 नंबर जहाँ जहाँ ये कट जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो गया। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की अस्पष्ट गति होती है, किधर होती है, तो अक्टूबर नवंबर के समय, है ना, तो अक्टूबर नवंबर के समय ये दक्षिण की ओर सूर्य की गति होती है, किधर होती है, दक्षिण की ओर। निम्नलिखित में से किस 2 तारीख को विषु पड़ता है? अब विषु का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको पता लगाना होगा। तो विषु होता है जब सूर्य की किरणें, है ना, जब सूर्य की किरणें, दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, पृथ्वी, है ना, और ये भी पृथ्वी, तो अलग अलग, ये देखिए, ये अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे अपसौर और नज़दीक रहेगा तो उपसौर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका अलग अलग लाइन हम लोग पढ़े थे, ठीक है, रेड कलर कर देते हैं जल्दी दिखेगा। ये होता है आपका बीच का, आपका कौन सा, भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा, और ये होता है आपका कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, ठीक है, और ये हो गया आपका मकर रेखा, और बीच का विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। तो सूर्य की किरणें हमेशा कहाँ से कहाँ, 23.5 डिग्री जो होता है नॉर्थ, है ना, से 23.5 डिग्री जो होता है साउथ के बीच में ही पड़ता है। तो जब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, विषुवत रेखा, तब इसको हम कहते हैं विषु, क्या कहते हैं, विषु कहते हैं, ठीक है, विषु। तो यहाँ पे देखिए 21 मार्च को स्प्रिंग, यहाँ पे देखिए 21 मार्च को क्या होगा, आपका वसंत विषु होता है, वसंत विषु, ठीक है, 21 मार्च को। और ये 23 सितंबर को होता है आपका, 23 सितंबर को आपका क्या होगा, ये तो क्या कहते हैं, शरद ऋतु, है ना, शरद, शरद विषु, शरद विषु कहते हैं। वही अगर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, कहाँ पड़ेगी, कर्क रेखा पे, ठीक है, तो कर्क रेखा पे जब सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, तो इसको हम कहते हैं समर, समर उत्तरायण यानी कि ग्रीष्म उत्तरायण कहते हैं, ये संक्रांति कहते हैं, ठीक है। तो ये 6 महीने लगातार सूर्य की किरणें सीधी उत्तरी ध्रुव पर पड़ेगी, ठीक है। शीतकालीन उत्तरायण क्या होता है, जब, है ना, कर्क
मकर रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो इसको शीतकालीन संक्रांति कहते हैं। ये कब होता है? तो ग्रीष्मकालीन संक्रांति आपको देखने को मिलेगा 21 जून को ग्रीष्मकालीन, और जो आपको शीतकालीन संक्रांति होती है 22 दिसंबर को देखने को मिलेगा। ठीक है, विषु का मतलब समझ गए, सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पे पड़ेगी। तो ये कौन सा हो गया आपका? विषु। दो विषु कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो अभी पढ़े थे, है ना, ये जो होता है बीच वाला भूमध्य रेखा, ठीक है, फिर आ गया कर्क रेखा, ठीक है, उसके बाद आता है आपका आर्कटिक सर्कल, ठीक है, इसको ब्लू कर देते हैं, आर्कटिक सर्कल, ठीक है, ये वाला आपका आर्कटिक वृत्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? उत्तरी ध्रुव, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव हो गया इधर, और आर्कटिक वृत्त के क्या बोलते हैं? इसको ठंडा क्षेत्र कहेंगे, है ना, फ्रिजिड जोन कहेंगे। इस वाले इलाके क्या कहेंगे? ये वाले इलाके को, है ना, इसको हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ होता है? 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच वाले एरिया को क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। और समशीतोष्ण होता है ये 23.5 से 66 वाले बीच को समशीतोष्ण कहते हैं। बस दक्षिण और उत्तर देख लेना है, बाद बाकी समशीतोष्ण का मतलब समझ जाना है कि 23.5 डिग्री, है ना, से लेके 66.5 डिग्री वाले बीच को भाग को समशीतोष्ण कहते हैं। और 66.5 से जब ऊपर चला जाता है 90 तक, तो इस वाले इलाके को क्या कहते हैं? इस वाले इलाके को हम 90 डिग्री वाले को, इसको हम कहते हैं ठंडा क्षेत्र, यानी कि फ्रिजिड जोन। 1 डिग्री अक्षांश, है ना, लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो अक्षांश में हमने देखा था कि अक्षांश जो होता है ये, है ना, 0 डिग्री अक्षांश से 1 डिग्री अक्षांश के बीच वाले में जो है हर जगह पे इक्वल डिस्टेंस होते हैं, है ना, अक्षांश के बीच में इक्वल डिस्टेंस होते हैं हर जगह पे। वही आपका अगर हम देशांतर देखें तो जैसे जैसे यहाँ पे देखिए बीच में मैक्सिमम होगा, है ना, और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो दो देशांतरों के बीच का दूरी जो है वो कम होते जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम होता है, ये भी एवरेज 1 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन वो 111 ही लगभग होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 111 किलोमीटर होता है ना, 1 डिग्री अक्षांश में। एक समान केंद्र के समान समय पर स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो देखिए समान समय की बात करें तो समान मतलब एक समान मतलब सम, और काल मतलब समय, तो समकाल रेखाएं। जब एक रेखा, है ना, समन लवन वाले क्षेत्रों से गुजरती है तो समलवन कहते हैं, है ना। और अगर इक्वल प्रेशर वाले इलाके से अगर वो लाइन गुजरती है तो समताप क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, हो गया। तो आपका आंसर नंबर बी। दुनिया में सबसे अधिक समय क्षेत्र किस रेखाओं में है? यानी कि टाइम जोन मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। तो टाइम जोनों की संख्या कितनी है फ्रांस में? बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन 13। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ है? फ्रांस में। सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो रूस में कितने? 11, और अमेरिका में 6, और यूनाइटेड किंगडम ने आपका 1। इंडिया में टाइम जोन की संख्या कितनी है? तो है 1, और वो क्या है? 82.5 डिग्री समय रेखा। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्व में। निम्नलिखित में से किस दबाव बेल्ट को अश्व अक्षांश के रूप में जानते हैं? तो अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये अश्व अक्षांश है क्या। तो यहाँ देखिए, ये जो उस उपोष्ण कटिबंधीय है ना, उच्च दाब वाला क्षेत्र। अब ये हाई प्रेशर जोन कौन सा होता है आपको जानना होगा। तो 30 डिग्री, है ना, अभी पढ़े थे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ। ऊपर जाइएगा तो आपका 60 डिग्री, फिर आता है 90, और ये फिर आएगा 60, और फिर आएगा 90। तो ये जो बीच वाला इलाका है ना, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक, इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाला क्षेत्र। ठीक है, वही अगर 30 से लेकर 60 के बीच में चले जाते हैं तो इसे हम कहते हैं उप ध्रुवीय निम्न दबाव वाला क्षेत्र। ठीक है, और वही नीचे जब ये 60 से 90, यानी कि जनरली 80 से 90 लेते हैं, तो 80 से 90 वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उच्च ध्रुवीय उच्च दबाव वाला क्षेत्र, ध्रुवीय उच्च दबाव वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा?
ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाला क्षेत्र कौन सा है? ये हो गया आपका 60 डिग्री नॉर्थ से लेके 60 डिग्री साउथ वाला, ठीक है ना, 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ वाला, ठीक है। ये पृथ्वी में आपको देखना है इस तरीके से सर्कल बना के। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर, वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है जिसे अपसौर कहा जाता है? तो जब पृथ्वी सबसे दूर होगा, कब होगा? ये होगा 4 जुलाई को। और सबसे निकट कब होता है बताए थे, है ना? तो ये होता है आपका 4 जुलाई, अपसौर, अप मतलब दूर, ठीक है। ये 4 जुलाई को गर्मी के कारण दूर भाग जाता है, इसे याद रखिए। 4 जुलाई में गर्मी होती है ना, 4 जुलाई को गर्मी के कारण पृथ्वी दूर भाग जाता है। और नज़दीक कब आता है? नज़दीक आता है आपका 3 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी को ये क्या आएगा? पृथ्वी निकट आएगा, इसे उपसौर कहते हैं। डिस्टेंस 147 मिलियन किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर। हो गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात जब बराबर कब होते हैं? तो वो होगा विषु, विषु का दिन, यानी कि जब क्या होगा? विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती है तब दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये फाइनल और आखिरी क्वेश्चन आपका लेवल 1 का कंप्लीट हो चुका है। लेवल 2 का क्वेश्चन नेक्स्ट तुरंत हम, है ना, रिकॉर्ड कर रहे हैं, जस्ट थोड़ी देर में ये भी अपलोड हो जाएगा। तो चलिए ये लेवल 2 के लिए आगे बढ़ते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।